इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने इतिहासकार और लेखक अशोक कुमार पांडे। वे उदयपुर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने हमसे मुलाकात की। हम उनसे बातचीत करते हैं। कई ऐसे मसले हैं जो इस समय ज्वलंत हैं। उन मसलों पर अक्सर अशोक कुमार पांडे खुलकर बोलते नज़र आए हैं। सर, अभी इन दिनों आपको मालूम ही होगा, आज स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बार फिर एक वीर सावरकर को लेकर के एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि ये बार-बार चर्चा ऐसे मौक़ों पर शुरू होने का कोई विशेष कारण है, या इसको बंद कर देना चाहिए या क्लियर कर देना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक गांधी को भला-बुरा कहा जा रहा था कि गांधी ने आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, ये वो। अब कहा जा रहा है कि सावरकर जो है उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने गांधी हैं। तो पहले तो अपनी ही बात समझ में नहीं आ रही कि कहना क्या चाहते हैं लोग। दूसरी बात, गांधी के नाम पर बनी जो संस्था है, उससे जो पत्रिका निकलती है, उसका सावरकर विशेषांक छापा जाता है। यानी सावरकर को जस्टिफ़ाई करने के लिए आपको गांधी के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। देखो, सारी बात ये है, कुल मिला-जुला के सब कुछ क्लियर है। मतलब अगर उनके जो सबसे प्रिय लेखक हैं विक्रम संपत, जिनकी किताब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जी की फ़ोटो आई, अगर उसको भी उठा के देख लोगे तो उसमें भी माफ़ीनामे उनको छापने पड़े। एक सीधा सवाल है कि 1909 में वो जेल गए और उसी साल से उन्होंने 1909 के बाद 1910 में वो जेल गए, उसी साल से उन्होंने माफ़ी माँगनी शुरू कर दी और जब तक जेल से निकले नहीं लगातार माफ़ियाँ माँगते रहे। वो साफ-साफ सामने आ चुका है। उसके बाद ये है कि जब निकल के आया 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने वो, और अध्यक्ष बनने के बाद कर्णावती, जिसको वो लोग कहते हैं, अहमदाबाद, वहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ, जो उनकी अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं। और उसके बाद से लेके 42 तक जो है वो लगातार ये बात करते रहे अलग-अलग तरीके से। फिर 42 में जब आंदोलन शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, तो वो अंग्रेज़ों के साथ जाके खड़े हो गए। जिस समय पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में लगा हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ चले गए, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई, उसको जस्टिफ़ाई किया बाकायदा। उसके बाद भी 1946 में जब शिमला में सम्मेलन होता है, तो वहाँ पे गांधी जी को बुलाया जाता है, कांग्रेस को बुलाया जाता है, मुस्लिम लीग को बुलाया जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है, इनकी इतनी सेवाओं के बाद भी उनको वहाँ नहीं बुलाती है। नहीं इसलिए बुलाती है क्योंकि ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छे समझ रही थी कि जनता में उनका कोई असर नहीं बना, और वो इलेक्शंस में 1946 के दिख गया जब हिंदू महासभा पूरी तरह से हारी। और उसके बाद से सावरकर लगातार अप्रासंगिक रहे हिंदू महासभा के भीतर भी। गांधी हत्या में दोबारा उनका नाम आया, गांधी हत्या से वो बरी हुए, लेकिन बरी इसलिए हुए क्योंकि कोरोबोरेटिव कहा गया, कोरोबोरेटिव गवाहियाँ नहीं है, पुष्ट करने वाली गवाहियाँ नहीं है, तो कपूर कमीशन बना। कपूर कमीशन में साफ-साफ कहा गया कि पुष्ट करने वाली गवाहियाँ पहले से अवेलेबल थी, उनके सचिव की गवाही थी, उनके अंगरक्षक की गवाही थी, ये सब पहले से अवेलेबल थी। और कपूर कमीशन ने कहा कि सावरकर और उनकी गैंग के अलावा गांधी हत्या के लिए कोई जिम्मेदार हो नहीं सकता। ये है सावरकर की ब्रीफ में हिस्ट्री। अब दिक्कत ये है कि दक्षिण पंथ के साथ 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये कि उनके पास कोई हीरो नहीं है आज़ादी की लड़ाई में, तो ले दे के सावरकर को बार बार ले आते हैं, क्योंकि ये तो सच है कि वो अंडमान में गिरफ्तार हुए थे, और जो गिरफ्तार हुए थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के चलते गिरफ्तार हुए थे। और दूसरा ये है कि जिस तरह की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें रोज़ आपका उदयपुर तो खैर मतलब कमाल ही हो गया था उदयपुर में जो हो रहा है, और लगातार इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं, उसमें हिंदुत्व की राजनीति को जस्टिफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए उनको सावरकर की ज़रूरत है, इसलिए बार बार खींच के ले आते हैं। जिसकी भी इतिहास में ज़रा सी रुचि है, जो ईमानदारी से इतिहास को देख सकता है, वो इस बात को बहुत आसानी से समझता है कि सावरकर ने 1937 के बाद जब उनको पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ करने की अनुमति मिली, उसके बाद से लेकर 47 तक किसी भी ऐसे राजनीतिक आंदोलन के हिस्सा नहीं रहे जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए था। उनका कोई भी भाषण आप उठा के पढ़ लीजिए 1937 से लेकर उसके बाद का, किसी में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बात नहीं करते। सर, आपके अपने दावे हैं और ऐसे ही कुछ और लोग भी दावा करते हैं। क्यों अशोक कुमार पांडे की बात क्यों मानी जाए? क्या लगता है? नहीं, मेरा कोई दावा नहीं है। मैं कौन होता हूँ दावा करने वाला? मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने देखी है या मेरे ऊपर गुजरी है तो मैं दावा करूँ। मेरे पास रिसोर्सेज हैं। मेरी जो किताब भी है उसमें भी सब कुछ मैंने सोर्स से दिया हुआ है। सावरकर के ऊपर जो मेरी किताब है, सावरकर काला पानी और उसके बाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ईमानदारी से सावरकर का जो अपना काम है, 10 खंडों में जो काम है, उसको ज़रा ईमानदारी से उस समय के बाकी जो तथ्य हैं उनसे मिला के पढ़ लीजिए, आपको खुद वही लगेगा जो मैं कहता हूँ। सर, कश्मीरी पंडितों पर आपने किताब लिखी है, एक फिल्म भी अभी आई थी, उसे लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ। इन दिनों भी एक पलायन, पिछले दिनों भी कश्मीरियों का एक पलायन देखने को हमें मिला है। उसे लेकर क्या सोचते हैं? जो फिल्म आई है और आपका काफ़ी अच्छा काम है, तो उस फिल्म के बाद भी जो एक कश्मीरी पंडितों को लेकर समाज में बदलाव आना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला है।
क्या? नहीं, वो फिल्म किसी बदलाव के लिए नहीं बनाई गई थी। वो फिल्म देखिए ना, तो उस फिल्म का कश्मीर से कोई लेना देना था, ना वो फिल्म कश्मीरी पंडितों की वापसी उसका उद्देश्य था, ना ही किसी और चीज़ के लिए बनाई गई थी। उस फिल्म का एक बहुत सीधा साधा उद्देश्य था। उसका जो निर्देशक था वो बार बार कहता है इस बात को, बार बार वो अलग अलग जगह कहते हैं कि मेरा एक एजेंडा है, और वो एजेंडा किसी को समझना है तो एक बार उनकी ट्विटर वाल खंगाल लेनी चाहिए। उनका सीधा एजेंडा है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना। उनका सीधा एजेंडा है कि जो वर्तमान सरकार है या उस सरकार के पीछे जो खड़ी आरएसएस है, इन लोगों का जो एजेंडा है उस एजेंडा को आगे बढ़ाना, और इस एजेंडा पर कश्मीरी पंडितों को कभी वापस नहीं भेजा जा सकता है, कभी उनको वापस नहीं भेजा जा सकता है। बहुत सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, कश्मीरी पंडितों का चाहे आप लाख नाम ले लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, लौट कर जब उनको जाना है तो उनके हमसाया कौन होंगे, उनके पड़ोसी कौन होंगे? वही तो मुस्लिम होंगे ना। आप उनके लिए अलग देश तो नहीं बना देंगे। तो उनके दोनों के बीच में आप जितनी नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे, उतना उनका लौटना मुश्किल होता जाएगा। और क्या हुआ आप देखिए, पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों की आपने टारगेटेड किलिंग दोबारा से देखी। आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन की बातें दोबारा से आने लगी। तो कहाँ तो ये तय पाया गया था, कहाँ तो ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाएगा, और कहाँ उसके उलट आप देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर हैं उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया। मैं बताऊँ, मैं अभी हाल में ही कश्मीर गया था, काफ़ी टाइम वहाँ पे था, तो सब सिक्योरिटी में है, जो प्रमुख कश्मीरी पंडित हैं वहाँ के सब सिक्योरिटी में, उनसे मिलना मुश्किल काम है इस समय। ऐसा पहले कभी नहीं था। मैं बेधड़क उनके घर जाता था, उनके साथ बैठता था, हम कॉफ़ी पीते थे, चाय पीते थे। इस बार ऐसा नहीं मुमकिन हो पाया। तो और आप उनमें से किसी से भी बात कीजिए, आप कभी कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, यानी वो संगठन जो वहाँ जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, जिन्होंने कभी घाटी नहीं छोड़ी, उनके संगठन का जो ट्विटर वॉल है, सिर्फ आप वो खंगाल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या चाहते हैं। तो वो फिल्म हो, चाहे कश्मीर को लेकर फैलाया गया सारा तमाशा हो, ये कश्मीरी पंडितों के वापसी को और मुश्किल करने वाला है। ये होता क्यों है? ये होता है कि कश्मीर का नाम लेकर या कश्मीर का उपयोग करके बाकी देश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके एक खास पार्टी को फायदा पहुंचा। सर, अभी एक जघन्य हत्याकांड उदयपुर में हुआ था, आपको मालूम ही होगा। उसके बाद जो एक माहौल लगातार हमें देखने को मिल रहा है दोनों समुदायों के बीच, ये माहौल कितना खतरनाक हो सकता है भारत जैसे? बेहद खतरनाक। देखिए, भारत की जो पूरी संकल्पना है ना, भारत का जो पूरा संविधान और संकल्पना है, वो साथ रहने वाले समाधान क्या है? कैसे? क्योंकि कट्टरता तो दोनों तरफ है। भयंकर कट्टरता है। मतलब कोई अगर ये कहता है कि इस्लाम में कट्टरता नहीं है तो वो मूर्ख है, और किसी को अगर हिंदू कट्टरता नहीं दिखाई देती है तो वो उससे भी बड़ा मूर्ख है। कट्टरता है, और एक उससे भी बड़ी बात है, मैं बताऊं आपको, कि दोनों कट्टरताएं एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। जितनी हिंदू कट्टरता बढ़ेगी उतनी इस्लामिक कट्टरता बढ़ेगी, जितनी इस्लामिक कट्टरता बढ़ेगी, ये दोनों एक दूसरे को खाद पानी देने वाले हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे को खाद पानी देने वाले हैं। तो कट्टरता तो है देश में। मतलब जिस तरह की वो घटना हुई, बाद में आया कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हो ना हो उससे फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जो मुसलमान इतनी सारी लिंचिंग हो गई उस पर लेके नहीं उठे, बाकी सारी चीज़ें नहीं उठे। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई, वो बहुत, मतलब मैं उस प्रतिक्रिया का समर्थन कतई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में सजा देने का काम पुलिस का है। लेकिन फिर आगे उड़िए कि वो पुलिस सजा नहीं देती है, जुबैर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, नुपुर शर्मा को नहीं डाला जाता है। तो एक देश में एक ऐसा माहौल बना है। एक ज़माने में मुस्लिम तुष्टिकरण की बात की जाती थी, पता नहीं कितना मुस्लिम तुष्टिकरण हुआ कि आपने देखा सच्चर कमीशन में कि मुसलमानों की हालत अभी बहुत खराब है। आज जो दौर चल रहा है वो बहुसंख्यक तुष्टिकरण का है, और जब बहुसंख्यक तुष्टिकरण होगा तो यकीन जानिए कि ना तो बहुसंख्यक कट्टरता को रोका जा सकता है और ना ही इस्लामिक कट्टरता को रोका जा सकता है। और पंजाब में जिस तरह से आप देखिए, सिमरनजीत सिंह मान बयान देता है कि भगत सिंह आतंकवादी के हत्यारे थे, तो पंजाब में अपनी तरह की कट्टरता बढ़ेगी। जब ये कट्टरता बढ़ेगी तो हर जगह अलग अलग कट्टरता बढ़ेगी। तो सीधा सा मामला है कि इस कट्टरता को रोकने का समाधान एक ही है कि जो केंद्र सरकार है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बाकी कोर्ट्स हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हुए दिखाई दे कि वो किसी एक के साथ नहीं है, वो न्याय के साथ है। संविधान के अंदर ही कट्टरता का इलाज है, संविधान के अंदर ही इन समस्याओं का समाधान है। जब आप संविधानेतर काम करेंगे, जब संस्थाएं जो होंगी वो एक पक्षीय होकर, आज हमारे दोस्त अविनाश को उठा लिया गया, शुक्रवार को उनकी बेल हियरिंग थी, आज उनको उठा लिया गया, बताइए क्या बात होगी। और बहुत सारे लोग हैं, यति नरसिंहानंद हैं, इतनी बार केस होता है, गिरफ्तार होते हैं, फट से रिलीज हो जाते हैं, फिर वो जहर जाके उगलते हैं, वो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये जो एक माहौल बनाया गया है कि एक तरह के लोग कुछ भी बोल सकते हैं और बाकी लोग जबान खोलें तो उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसमें तो फिर अलग अलग तरह की कट्टरताएं, अलग अलग तरह के अपराध फैलेंगे। सर, बीजेपी की बात तो आप करते हैं और अपन ने, लेकिन हमने चर्चा भी की है कि मुस्लिम तुष्टीकरण भी इस देश में हुआ है और कांग्रेस पर इसके आरोप लगते रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें भी जिम्मेदार है आज जो ये माहौल है उसे लेकर, चाहे वो कांग्रेस की हो नहीं, या आप कैसे कह सकते हैं कि पिछली सरकारें नहीं जिम्मेदार हैं? जाहिर तौर पे जहां देश हमारा पहुंचा है उसमें सारे जिम्मेदार हैं, लेकिन उसको इतना गैल्वेनाइज कर दिया गया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ऐसा कभी नहीं था। देखिए, शाहबानों का केस था, हम लोग तो यंग थे, लेकिन प्रगतिशील ताकतों ने शाहबानों के वाले केस में राजीव गांधी की आलोचना भी की थी और सारी बातें हुई थी। ये हुआ है, पहले भी कभी कभी हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। अगर शाहबानों केस को याद करेंगे तो ये भी याद कीजिए कि राम मंदिर का ताला भी उन्होंने खुलवाया था। तो ये हुआ है, लेकिन उसमें कभी भी सरकार केवल किसी एक धर्म के लोगों के लिए काम करती हुई नहीं दिखी। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं, आसपास हुई हैं, लेकिन अभी जो मामला हुआ है वो बिल्कुल पलट गया है। कई बार ऐसा लगता है कि वाकई मतलब ऐसा हो रहा है कि एक पक्ष हमेशा जो है वो दोषी होगा और दूसरा पक्ष जो होगा उसको हमेशा छूट दी जाएगी। ऐसा जब आप करेंगे तो एक तरफ तो एक पक्ष के हर तरह के लोगों को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ के जो कट्टरपंथी हैं उनको ये बहाना मिलेगा कि अपने लोगों को भड़का सकें कि देखो तुम्हारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। न्याय होना चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। सर, इतिहास पर आपका काफ़ी काम है। एक आखिरी सवाल है मेरा, तो आजकल इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताना या उसे अपने एजेंडे के अनुसार बताना काफ़ी कॉमन हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे स्कॉलर्स के लिए, छात्रों के लिए और पढ़ने वाले लगभग सभी लोगों के लिए कि किसी भी चीज़ को किस तरह से पढ़ा जाए और उस पर कैसे विश्वास किया जाए? देखो, मैं तो साफ साफ कहूँगा कि इतिहास किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं होता। इतिहास होता, तथ्य होते हैं। तो चाहे वो अशोक कुमार पांडे लिख रहे हो, चाहे उदय माहुरकर लिख रहे हो, जो तथ्य हैं उनको देखिए, आप जांचिए, शक कीजिए। अशोक पांडे पे भी शक कीजिए, उदय माहुरकर पे भी शक कीजिए। अशोक पांडे के कहे का सिर्फ इस बात के लिए भरोसा मत कीजिए क्योंकि वो आपकी तरह बात करते हैं। इसी तरह जो उदय माहुरकर को या संपत को जो लोग सही मानते हैं वो इसलिए भरोसा ना करें कि हमारी तरह का वो बात करते हैं। प्रॉब्लम यही हुई है कि एजेंडा ड्रिवन इतना हो गया है कि जो अपनी तरह की बात करे उसके 100 खून माफ। जबकि तरीका ये होना चाहिए कि चाहे अशोक पांडे की किताब आए चाहे किसी और की किताब आए, आप देखिए कि उन्होंने, देखिए इतिहास के साथ एक बात है कि मैं तो जाके इतिहास में जा नहीं सकता हूँ, ना कोई और इतिहास में नहीं जा सकता। तो इतिहास को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो पहले जो रिकॉर्ड्स हैं, पहले जो किताबें आई हैं, पहले जो सोर्सेज हैं उनका उपयोग करके ही करते हैं। तो अब सारा मामला ये है कि क्या हमने कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, कुछ सोर्सेज को छोड़ दिया है, या हमने किसी एक सोर्स का इस्तेमाल करते हुए आधी बात कही या आधी छोड़ दी है। तो ये तो पाठकों को चेक करना पड़ेगा, इसकी जांच पाठकों को करनी पड़ेगी। हुआ ये है सोशल मीडिया के ज़माने में कि वन लाइनर्स चलते हैं, है ना, और जनता जिस तरह से ध्रुवीकृत हो गई है उसमें अपने अपने वाले की बात चलती है, तो जांच नहीं हो रही। एक लाइन दो लाइन उठा के हल्ला हो रहा है, हमारे पक्ष में आ गया तो हम खुश हो गए, उनके पक्ष में आ गया तो वो खुश हो गए। लेकिन इतिहास फुटबॉल नहीं है ना कि हम अपनी तरह से किक मारेंगे, सामने वाला अपनी तरह से किक मारेगा। इतिहास में तो अगर आप गलत किक मारेंगे तो सारे गोल आपकी तरफ होंगे। इसलिए इतिहास की किताब पढ़ते हुए बेहद ज़रूरी है कि आप देखिए स्रोत कहाँ से लिए गए, जो मूल स्रोत हैं उनसे मिलान करने की कोशिश कीजिए। जरा देखिए कि कौन से डॉक्यूमेंट खंगाले गए, जरा देखिए क्या छोड़ दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कितना सही है कितना गलत है। धन्यवाद सर। ये थे अशोक कुमार पांडे। तो उनका कहना है कि आज जो माहौल देश में है उसे ठीक करने में सबसे बड़ा रोल केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और यहाँ की न्यायपालिका कर सकती है। उन्हें अपने निर्णयों में वो तटस्थता लानी होगी कि हर वर्ग को वो निर्णय सही नज़र आए। उदयपुर से दैनिक भास्कर के लिए निखिल शर्मा।